हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू केमिस्ट्री के लिए। और वो हो गए हमारे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी दरोगा और बाकी लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो यहाँ पे कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट रहने वाली है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल। जो गोल्ड है वो क्या है हमारा, मोस्ट मेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब अगर बात करेंगे मेलेबल मतलब क्या होता है, मेलेबल मतलब जब हम मेटल को शीट्स में बना सकते हैं। तो इनको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, गोल्ड को जब हम शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं मेलेबल। और इस ये मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम इन्हें वायर्स में बना सकते हैं, तार बना सकते हैं हम इसकी। तो इसको कहते हैं हम डक्टिलिटी। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि गोल्ड हमारा क्या है। तो गोल्ड हमारा क्या है, मोस्ट मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। मतलब इसको शीट में भी बना सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं इसकी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो लेड है और मरकरी है ये कैसे हैं हमारे, ये एक्सेप्शन है हमारी। ये मेटल्स होकर भी ये क्या है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। सिल्वर इज मोस्ट सोनरस मेटल। तो अब एक और प्रॉपर्टी है मेटल की, सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करने की। तो आपने देखा होगा कभी भी जो मेटल की चीजें होती है जब हम उनको हिट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सोनोरस। तो सिल्वर क्या है, हमारा सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला मेटल है वो हमारा सिल्वर है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज ट्रू। अब फिर से हमारे पास आ गई है तीन स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कौन कौन सी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। गैलियम एंड सीजियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो क्या होंगे, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, या नॉर्मली मतलब सॉलिड ही रहते हैं वो ज्यादातर, जब तक कि उन पे हीट वगैरह प्रोवाइड ना करें। तो मोस्टली वो क्या रहते हैं, अपनी उनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। बट गैलियम और सीजियम जो है क्या है, ये लिक्विड होते हैं हमारे। मरकरी भी एक दूसरा ऐसा लिक्विड है जो मतलब मेटल है जो हमारा क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। लिथियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ। तो मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सॉलिड है तो वो हार्ड भी होंगे। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शन मिली है हमें कि जो लिथियम और पोटेशियम है ये कैसे होते हैं, ये नाइफ से कट कर दी जाते हैं। ऐसा ही एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, सोडियम। सोडियम को भी क्या करते हैं हम, नाइफ से कट कर सकते हैं। वो इतना मतलब ये समझ लो कि हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है इतना, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी कैसी है, हार्ड होना। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स हमारे हर सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं और लिक्विड में भी पाए जा सकते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। तो ये हम जो नॉन मेटल्स है वो हमारे तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और मेटल्स जो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी कि आयोडीन इज नॉन मेटल बट लस्टरस। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई जो मेटल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, शाइन करने की। तो यहाँ पे जो शाइन करता है वो कौन है, वो आयोडीन भी एक शाइन करने वाला मतलब नॉन मेटल है। अब ये इसकी एक्सेप्शन हो गई क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो किसकी है, लस्टरस, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, आयोडीन भी हमारा शाइन हो रहा है। लस्टरस मतलब जो शाइन करने की, चमकने की जो वो है क्वालिटी, उसको हम कहते हैं लस्टरस। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द रिएक्शन इज करेक्ट अबाउट मेटल्स। तो कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट है वो रिएक्शंस है जो हमारी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। कॉपर इज हीटेड इन एयर टू गिव 2Cu प्लस O2। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब एम्फोटेरिक मतलब कि जो दोनों नेचर शो करे, जो एसिड के भी बिहेवियर शो करे और बेसिक का भी बिहेवियर शो करे। तो एसिड और बेस दोनों का ये क्या करेगा, एसिड और बेस दोनों ये कैरेक्टर शो करेगा।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी वो क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और अगर हम इसे रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ तब भी ये क्या करेगा, ये हमारा क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकालेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई कि अभी हमें याद रखना है कि भाई जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव एल्कली। अब ये क्वेश्चन क्या है कि अगर सोडियम जो ऑक्साइड है उसको अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एल्कली देता है। अब यहाँ पे बात आई है एल्कली की। अब एल्कली क्या होता है, अब हम ये समझ सकते हैं कि जो बेसिकली क्या होता है, बेस होता है वो दो तरह का होता है। एक क्या होगा, जो होगा सॉल्युबल, और दूसरा होगा जो इनसॉल्युबल। मतलब जब हम पानी में मिलाएंगे तो एक क्या करेगा, एक घुल जाएगा और एक नहीं घुलेगा। तो जो घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एल्कली। अब एक और स्टेटमेंट हमें एनसीईआरटी से मिलती है, उसको क्या कहते हैं, वो स्टेटमेंट कहती है कि ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। तो यहाँ से हम क्या समझ पाते हैं कि जो हमारे एल्कली होते हैं वो बेस ही होते हैं एक तरीके से, और जरूरी नहीं है कि सारे जो बेस है वो एल्कली हो। तो ये स्टेटमेंट, हमारी सारी स्टेटमेंट सब करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज ट्रू, हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस नहीं होती है, हम उसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। बाकी अगर हम, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं या फिर मतलब HCl के साथ करते हैं तो तब क्या करेगा, तब तो ये H2 गैस प्रोड्यूस करता है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि बाकी गैसेस कुछ और रिलीज कर देगा पर हाइड्रोजन ये रिलीज नहीं कर पाता। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन MgN Mn रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई कि भाई जब हम मैग्नीशियम या Mn को लेते हैं तो वो क्या करता है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बट अगर ये हम मोस्ट मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो मेटल्स हैं हमारे उनकी बात कर रहे हैं, बट हर चीज में एक्सेप्शन भी होती है। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी है, मैंगनीज और मैग्नीशियम की यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो है, एक्वा रीजिया इज HCl and HNO3 in 3:1 एंड कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो वैसे अगर नॉर्मली अगर हम गोल्ड या प्लेटिनम का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएं अकेले में, या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ में कराएं अकेले अकेले, तो ये क्या करेगा, ये डिजोल्व नहीं होगा। बट जब हमने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमें मतलब ये फ्रेश बनाना पड़ता है, जो इसे कहते हैं हम एक्वारीजिया। अब इसमें क्या होता है, HCl को हम 3 रेशियो में डालते हैं और नाइट्रिक एसिड को हम 1 रेशियो में डालते हैं, और इसका जो सोल्यूशन बनता है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है एक तरीके से। तो अगर हम उस वो बहुत रिएक्टिव हो गया, अब इस रिएक्टिव जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें मिक्स करेंगे अगर हम गोल्ड या प्लेटिनम को, तो वो क्या करेंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई हमारी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इनमें से कौन सा जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमें एक सीरीज दी जाती है, उस सीरीज को कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। वो जो सीरीज है उसमें बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट दिखा रखी है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ऐसे करके अलग अलग हमें एक सीरीज दी गई है, ठीक है। तो इस सीरीज में क्या है, जो सबसे ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे नीचे जाते जाते जो हमारी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम इस सीरीज के हिसाब से देखें तो हमारा सोडियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पे, और ये बाकी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब हमारे क्या है, लेस रिएक्टिव हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जो आयंस के एक्सचेंज से बनता है। सपोज कोई, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, ये NaCl का, ठीक है, Na। तो इसकी आउटर मोस्ट में कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के कितना है, 7 है, तो उसे कितना चाहिए, मतलब इसे एक की नीड है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1, इसकी हो गई -1। अब अगर जब हम इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आयंस। तो ये हो गया, ये बन गया कैटायन, ये बन गया एनायन। अब ये 1+1+ है, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा,
ये NaCl। अब इसका भी यहाँ पे 1 है, इसका भी यहाँ पे 1 है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये NaCl हमारा आयनिक बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे सही है। अब MgCl2 का देखते हैं। अब Mg का क्या होता है? Mg का होता है 2 प्लस, Cl का होता है -1। ठीक है, तो अब इसमें तो 1 था, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा, तो Mg के नीचे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1 को हम इग्नोर कर लेते हैं। और Cl के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे बेस में आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये क्यों आया? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी वो थी 2 प्लस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि भाई ये भी आयनिक है हमारा। LiCl में भी सेम यही है। Li का कितना है? 1 प्लस और Cl का -1, तो ये भी हमारा आयनिक बन गया। CaO, अब कैल्शियम का क्या होता है? 2 प्लस होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 माइनस होता है। अब इसमें भी सेम सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये CaO बन जाएगा हमारा। तो सारे जो ये हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। What are the impurities that are removed in the extraction of metal? अब क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो हमें कैसी फॉर्म में मिलते हैं? वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे अगर अर्थ के अगर हम क्रस्ट में देखेंगे, तो जैसे अर्थ से हम खुदाई करते हैं तो वहां से क्या मिलता है हमें? मतलब मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, पर वो कैसे मिलते हैं? वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, सॉइल भी होती है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं चाहिए होती, बट हमें सपोज जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड भी अगर हम निकाल रहे हैं या फिर बाकी कुछ भी हम निकाल रहे हैं, तो उसमें गोल्ड के साथ इम्प्योरिटीज भी तो है, उन इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो हम यहाँ पे करेंगे, तो ये है कि भाई जैसे सपोज अर्थ से कोई एक चीज निकाली। अब ये क्या है? यह एक तरह से क्या है, हमारा मिनरल है। इसको हम कह सकते हैं मिनरल हमारा, ठीक है। अब इस मिनरल में क्या होता है? इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास मेटल भी होगा, पर हमारे साथ में क्या क्या होगा? हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, सॉइल भी होगी। तो ये तो हमारा मिनरल है, मिनरल में सारी चीजें आ गई हमारी, ठीक है। अब ये मिनरल के अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ से मिलता है हमें ओर। और जो ये ओर होता है, ये क्या इसमें ओर के साथ साथ क्या लगा होता है? ओर के साथ में कोई इम्प्योरिटीज भी लगी होती है। तो जो ये ओर होता है, ओर से तो हमें क्या मिलेगा? ओर से हमें मिल जाएगा, अगर हम इसे हीट करेंगे या फिर जो भी इसमें केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, उसके कारण हमें क्या मिलेगा? हमारा मेटल मिल जाएगा। और इसमें हमें जो जो कबाड़ होगा उसको क्या कहते हैं हम? गैंज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या कहते हैं हम? गैंज कहते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ये हो जाएगी यहाँ पे। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द used for extracting, which of these is used for extracting metals with high reactivity? अब हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं हमारे, उनके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं? तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को, प्योर मेटल्स को और इम्प्योर को हम अलग कैसे करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे। तो ये होता है हमारा किसमें? हाई रिएक्टिविटी के लिए। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन। और लो रिएक्टिविटी है अगर मेटल की, लो रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? रोस्टिंग यूज करेंगे। अब कैल्सिनेशन बेसिकली क्या होता है? कैल्सिनेशन यूज करते हैं हम कार्बोनेट्स के लिए, मेटल कार्बोनेट्स के लिए या जो भी है। और रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। ये हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, और ये कार्बोनेट ओर के लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? जो हीटिंग करते हैं हम, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हीटिंग होती है, बट हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कह सकते हैं, ठीक है, हम O2। तो जब अगर हम रोस्टिंग वाला प्रोसेस है, जहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे। और कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग करेंगे, बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे। और ये किसके लिए करेंगे हम? कार्बोनेट ओस के लिए। रोस्टिंग करेंगे हम सल्फाइड ओस के लिए। तो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट्स हमारी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऑल नहीं है करेक्ट। यहाँ पे कौन सी करेक्ट है हमारी? यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हमारी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द डीज इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी? हाई के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर रहे हैं। मीडियम वालों के लिए कैल्सिनेशन, और लो वालों के लिए रोस्टिंग यूज कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हाई इलेक्ट्रिक मतलब हाईली वो होते हैं हमारे, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, उनके लिए क्या यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक
रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो सपोज जैसे कॉपर है तो हमारा क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक, इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, ये जो हमारा सेटअप बना हुआ है। तो जो ये वाला पार्ट है, एक इसमें क्या है हमारा, एक हमारा क्या हो गया, ये जो ये पार्ट है, ये बन गया हमारा कैथोड। अब कैथोड में क्या होता है हमारा, जो मेटल, जो हमारा प्योर मेटल मिलेगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें कैथोड पे मिलेगा। और एनोड पे हमें कौन सा मिलेगा, हमारा इम्प्योर मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे करंट इसमें फ्लो होगा, तो जो ये कॉपर है वो कहाँ चले जाएगा, जो यहाँ पे भी कॉपर होगा इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब करंट डिस्प्लेस करेगा, तो ये वाले जो हमारा कैथोड है यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा हमारा कॉपर। और यहाँ से यहाँ पे क्या रह जाएगी हमारी, यहाँ पे रहती है हमारी इम्प्योरिटी। अब वो इम्प्योरिटी क्या करेगी, धीरे धीरे मूव करके आएगी, और वो जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो देखते हैं हमारी स्टेटमेंट्स क्या बोल रही है कि इम्प्योर मेटल इज केप्ट एट एनोड। तो जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पे मिलता है हमें, वो हमें मिलता है एनोड पे। प्योर मेटल कहाँ पे मिलता है हमें, वो मिलता है हमें कैथोड पे। और ऐसे डिपॉजिट होता रहेगा। और जैसे जैसे ये करंट फ्लो करता रहेगा और जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ साथ जो ये एनोड है, ये जो इसकी स्टिक है ये पतली हो जाएगी। और जो ये कैथोड है, इसकी जो ये रॉड होगी वो मतलब मोटी हो जाएगी। मतलब क्यों, क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो गई है। तो सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हम यहाँ पे सॉल्ट भी यूज करेंगे ना, वो भी हम उसी का यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट भी हम उसी चीज का यूज करेंगे जिसकी हमें यहाँ पे डिपोजिशन करवानी है कैथोड पे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड, सारी स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन हमें पता है क्या होता है, कि जैसे भाई कोई मेटल है, तो उसमें चाहिए, अगर आप एयर की प्रेजेंस या मॉइस्चर की वजह से जो मतलब जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो लूज करने लग जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे रस्टिंग हो गया, वो भी एक हमारा क्या है, कोरोजन ही एक, मान लो जंग लग जाता है जैसे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज डन ऑन स्टील एंड आयरन। तो आयरन और स्टील को क्या करते हैं हम, उनके गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम एक लेयर चढ़ा देते हैं उस पर किसी सुपीरियर मेटल की। तो वो जैसे स्टील इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक, तो स्टील को किस चीज से कोट कर दिया हमने, जिंक से कोट कर दिया। तो इसके कारण क्या होगा, इससे मॉइस्चर और जो एयर का कांटेक्ट है वो इसका रुक जाएगा। तो तब फिर क्या होगा, हमारा कोरोजन जो प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम टू गिव स्टेनलेस स्टील। अब आयरन के साथ हम क्या मिक्स करते हैं, निकल और क्रोमियम मिक्स करते हैं, तब जाके जो हमारे स्टेनलेस स्टील जो हम घर में यूज करते हैं बहुत सारे यूटेंसिल्स में हमारा, तो वो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, वो बनता है हमारा निकल और क्रोमियम को कंबाइन करके। तो यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशंस भी देने चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।